दोस्तों कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और एक अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता भी दिया करो। दोस्तों आज हम सुनने जा रहे हैं लव हैकर कहानी का एपिसोड नंबर 20। दोस्तों कहानी अच्छी बहुत है और आप लोग लाइक नहीं करते तो ये आपका फर्ज है, आप लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कमरे में पहुंचकर कार्तिक जाकर सोफे पर बैठ गया था। थोड़ी नाराजगी भरी भाव के साथ थोड़े नाराजगी भरे भाव के साथ वो रील्स देखने लगा। आरोही भी धीरे धीरे उसके बगल में बैठ गई। उसने कार्तिक की तरफ देखकर एक बार और माफी मांगते हुए कहा, सॉरी कार्तिक। उसकी सॉरी सुनते ही कार्तिक ने अपने हाथ में पकड़ा मोबाइल एक साइड पर रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरे मम्मी पापा को इस बात पर यकीन आ ही नहीं सकता कि मैं कुछ कमा भी सकता हूँ। इनफैक्ट मैं इन सारे घर वालों के सामने नालायक, निकम्मा, नकारा और फिजूल, जिसे तुम लोगों के स्लैंग में अनवांटेड चाइल्ड भी कहते हैं, मैं अक्सर वही इनके सामने होता हूँ। वो ऊपर से ऊपर तो दिखा रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कार्तिक अंदर से बहुत हर्ट हुआ था। इसी दुख की वजह से बोलते समय उसकी आवाज भी कांप रही थी। आरोही ने उसकी आवाज में छुपे हुए दुख को महसूस कर लिया। उसने कार्तिक को थोड़ा समझाने और सांत्वना देने की भी कोशिश की और कहा, कार्तिक देखो, कभी कभी हमारे माता पिता अनजाने में ऐसी बातें तो कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए ना। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वे अपनी बातों से बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम को ठेस पहुंचा देते हैं। तुम्हारी माँ की तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ। उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए था। मुझे पता है तुम्हें ठेस तो पहुंची है, सॉरी ना। आरोही ये सब कहते हुए बहुत गंभीर लग रही थी। उसका इतना गंभीर चेहरा देखकर कार्तिक की एकदम से हंसी छूट गई और उसके दिल में अभी तक जो भी दर्द था वो गायब हो गया था। उसने हंसते हुए कहा, तुम क्या पागल हो गई हो, मुझे ठेस नहीं पहुंचती। मैं एक सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड ढीठ आदमी हूँ। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, देखो, अगर घर पर खर्च करने का तुम्हारा शौक पूरा हो गया हो तो बाकी पैसे अपने दोस्तों पर खर्च करो, घूमो फिरो, शॉपिंग करो और मुझे भी जाने दो। मैं तुम्हारी वजह से पिकनिक नहीं गया ना सुबह। उसकी बात सुनकर आरोही ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तभी कार्तिक ने मजाकिया अंदाज में थोड़ा नाइस होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब जाऊं मैं। उसकी बात सुनकर आरोही ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए उसको जाने की सहमति दे दी। आरोही की सहमति पाते ही कार्तिक घर से बाहर की तरफ चल पड़ा और गेमिंग जोन में जाने के लिए तैयार हो गया। आज वो गेमिंग जोन में आरव और ईशान से मिलने और उनके साथ एंजॉय करने के लिए ही जा रहा था। वहीं आरोही वहां पर बैठी उसको जाते हुए देख रही थी। ऐसे ही रात गुजर गई। आरोही अपने पति के प्रति रवैये से परेशान तो थी, पूरी रात लेट लेट तक उसके बारे में सोचती भी रहती थी। वहीं कार्तिक गेमिंग में अपने सुख दुख, गुस्से, निराशा जैसे सभी इमोशंस निकाल रहा था। उसको गेम खेलते खेलते सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन उसको पता भी नहीं चला। उसके बाद वो गेमिंग जोन से निकला और वापस घर पहुंच गया। अब वो बहुत थक भी गया था, इसलिए रूम में आते ही सो गया। सुबह अपने पहले आरोही उठी। उसने सभी के साथ नाश्ता तैयार शुरू किया। आज रविवार था और उसको ये ऑफिस की भी छुट्टी थी। वो अपने घर में यहाँ वहाँ के छोटे काम निपटाने के बारे में सोच रही थी। उसने जल्दी से नाश्ता तैयार किया। तैयार होने के लिए उसने अपने रूम की तरफ वो जाने लगी। तभी उसकी सास दिव्यानी आ गई। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। उसको ऐसे परेशानी में देखकर आरोही ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई बात है तो मुझे बताइए। ये कहते हुए वो उसके जवाब का इंतजार करने लगी। दिव्यानी ने अपनी आंखें उठाकर आरोही की तरफ देखकर कहा, आरोही, वो रोशनी की मौसी की डेथ हो गई है, इसलिए मुझे और तुम्हारे ससुर को वहां इमरजेंसी जयपुर जाना पड़ रहा है। तुम और कार्तिक घर का ध्यान रखना, खासकर तुम। उस निकम्मे से तो कोई मुझे आस भी नहीं है। आरोही को उसकी बात थोड़ा सुनकर तो गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे वो बिना ही बात के कार्तिक को निकम्मा कह सकती थी। जब कोई कार्तिक के बारे में कुछ भी गलत कहता तो उसे गुस्सा आता था, लेकिन गुस्सा आने के बावजूद भी
वो कुछ नहीं बोल सकती थी। बस सिर हिलाकर दिव्यानी को चिंता न करने का उसने इशारा कर दिया। इसके बाद दिव्यानी अपने कमरे में जयपुर जाने की तैयारी करने लगी। प्रकाश भी उसके साथ जा रहा था, इसलिए उसने दोनों के लिए कुछ कपड़े पैक कर लिए, फिर नहाने के लिए जाने लगी। उनको दोनों को जयपुर में ही 2 दिन लगने वाले थे। कुछ देर में दिव्यानी और प्रकाश तैयार होकर बाहर निकले और रोशनी और उसके पति कुणाल भी उन दोनों को रिसीव करने के लिए अब वहां पर आ पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ आरोही नहाकर तैयार हो गई थी, लेकिन कार्तिक अभी भी सो ही रहा था। उसका तो वो काम ही था, कोई मरे या जिए, अपना सुथरा घोल के पता से पीवे। उसको किसी भी जाने या किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आरोही अपने कमरे से बाहर निकली और उसने अपने ससुर की दवाइयों का एक पाउच तैयार किया। उसको अपने ससुर को देते हुए बोली, पापा, मैंने आपकी सभी दवाइयां इस पाउच में अलग अलग डोज के हिसाब से डाल दी है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े और अपने टाइम से दवाई ले लेना, ठीक है ना? ये कहते हुए उसने मेडिसिन का एक पाउच प्रकाश की तरफ दे दिया। उसकी बात सुनकर उसके हाथ से दवाई लेकर पाउच पर प्रकाश की तरफ ध्यान से देखा तो पाया आरोही किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान लग रही है। इसलिए उसने आरोही से पूछा, आरोही, ये सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे चुप चुप सी क्यों हो? आरोही ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं पापा जी, बिल्कुल ठीक हूं मैं तो, आपको ऐसे ही लग रहा है। प्रकाश ने एक बार और कंफर्म करने के लिए पूछा, पक्का ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तभी वहां पर दिव्यानी आ गई। जब उसने प्रकाश को आरोही को ऐसे बात करते सुना तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और प्रकाश से कहा, अब चलो भी, क्या यहाँ पर बात ही करते रहोगे? लेकिन प्रकाश ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए आरोही के सिर पर हल्के से हाथ रखते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, कुछ दवाई वगैरह लो और सो जाओ। हम लोग तो वैसे भी जा रहे हैं, पीछे से तुम लोग ही घर पर हो, तो आराम करना और ध्यान रखना। ये कहने के बाद वो दिव्यानी के साथ गाड़ी की तरफ जाने लगा। आरोही उनको गाड़ी तक सी ऑफ करने के लिए जाने लगी। तभी प्रकाश ने चलते चलते फिर उससे कहा, देखो बेटा, वैसे हम कल शाम तक आ जाएंगे, लेकिन आज तुम घर पर अकेली हो, इसलिए कार्तिक से कहना कि वो शाम को जल्दी घर पर आ जाएगा। अगर वो आने में इनकार करे तो मुझे कॉल कर देना, उसके बाद मैं अपने आप उसको देख लूंगा। उसकी बात सुनकर आरोही हल्के से मुस्कुरा दी। सिर हिलाते हुए वो वहां पर गई। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी, अगर कोई दिक्कत हुई तो आपको कॉल कर दूंगी, बस आप अपना ध्यान रखिएगा पापा। तभी उन दोनों को दिव्यानी की गुस्से भरी आवाज फिर से सुनाई दी, प्रकाश, अब क्या बातें ही करते रहोगे? चलो भी अब, हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, एक साल के नहीं, जो आप इतनी समझा बुझा रहे हो। और वो कोई छोटे बच्चे भी नहीं है, उसको सब पता है। चलो अब आ भी जाओ। उसकी आवाज में तंज साफ साफ सुनाई दे रहा था। प्रकाश भी उसकी बात सुनते ही अपने जगह पर घूमा और गाड़ी की तरफ चल दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से दिव्यानी आरोही को कुछ ऐसा कह दे जैसे उसका दिल दुखे। आरोही ने भी उसको बाय कहा और गाड़ी के जाते ही वापस अपने कमरे में चली गई। उसने पूरा दिन किताबें पढ़कर गुजारा। वहीं कार्तिक शाम के 4 बजे तक सोता ही रहा। कार्तिक जब उठा तो वो गेमिंग जोन में जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गया। आरोही ने भी उसको रोका नहीं, ये सोचकर कि उसको पता ही है कि घर पर कोई नहीं, उसको शाम को जल्दी घर पर वापस आना ही है। वहीं आरोही देखा कि बाहर मौसम बहुत खराब है। कार्तिक के जाते ही बारिश होनी शुरू हो गई। जैसे ही बारिश पड़ने लगी, लाइट भी चली गई। आरोही चुपचाप वापस अपने कमरे में गई और किताबें पढ़ने लगी। अभी बाहर थोड़ा सूरज की रोशनी थी, इसलिए आरोही को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बारिश और तूफान और भी घना होता जा रहा था। आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगी थी और लगातार अंधेरा घुप हो गया था। तभी आरोही को एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा है कि घर पर कोई घूम रहा है। तभी उसने सोचा कि कार्तिक आ गया होगा, इसीलिए वो खड़ी हुई और मोबाइल की फ्लैश लाइट लगाकर कार्तिक को आवाज देने लगी। लेकिन उसने देखा कि कोई भी आगे से जवाब नहीं दे रहा था। वो चलती फिरती किचन में गई। उसने मोमबत्ती निकाली और पूरे घर में जलाने लगी। और साथ ही ये भी देख रही थी कि घर में उसको किसी के होने का एहसास तो हो रहा है,
लेकिन फिर भी उसे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी बिजली की गड़गड़ाहट और भी तेज हो गई। आरोही अब बुरी तरह से डर गई थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कार्तिक को कॉल करना शुरू कर दिया। पहले उसने कॉल किया लेकिन कार्तिक ने नहीं उठाया। जब दोबारा कॉल किया तो कार्तिक ने फिर भी नहीं उठाया। कार्तिक उधर गेमिंग जोन में गेम खेलने में बिजी था। उसने अपने कानों पर हेडफोन भी लगाए हुए थे और फोन को साइलेंट करके एक साइड पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कोई उसे कॉल भी कर रहा है। वहीं उधर आरोही पागलों की तरह उसको कॉल किए जा रही थी। उसने लगातार 16 बार कॉल की, लेकिन कार्तिक ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। तभी आरोही को कांच के टूटने की आवाज सुनाई थी। वो अपने कमरे में एक कोने में दुबक कर बैठ गई। कांच के टूटने की आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसके हाथ कांपने लगे और मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। डर के मारे इस सर्दी के मौसम में उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था। वो लगभग डर के मारे बेहोश होने ही वाली थी। उसकी अब इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो जो हवा के साथ साथ मोमबत्तियां भी बंद कर दी, उसको जाकर दोबारा से जला दे। ऐसे ही रात के 12 बज गए, लेकिन ना तो कार्तिक वापस आया और ना ही लाइट आई। आरोही इस कोने में डर के मारे कांपते जा रही थी। तभी आरोही को बाहर से एक बाइक के रुकने की आवाज सुनाई थी। बाहर कार्तिक ने अपनी बाइक पार्क की। उसने गेमिंग जोन से निकलते वक्त अपना फोन फिर भी नहीं देखा था। ऐसे ही जल्दी जल्दी में अपने पॉकेट में रखा और घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि पूरे घर में तो अंधेरा छाया हुआ है। उसने फ्लैश लाइट जलाने के लिए मोबाइल निकाला, तभी उसने देखा कि उसके फोन में 16 मिस कॉल आई हुई थी। उसने तुरंत देखने के लिए कॉल करे कि कौन लॉक खोला। जैसे ही उसने नंबर देखा तो वो घबरा गया। उसने देखते ही खुद से कहा, अरे, आरोही की 16 मिस कॉल, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और वो बड़बड़ाते हुए जल्दी से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने आरोही को आवाज लगाना शुरू कर दिया, आरोही, आरोही, आरोही। लेकिन आगे से आरोही ने एक भी जवाब नहीं दिया। जब आरोही ने आगे से कुछ नहीं जवाब दिया तो कार्तिक और भी ज्यादा घबरा गया था। उसने जल्दी से पूरे घर में आरोही को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर अंधेरे की वजह से और घबराहट की वजह से वो नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर भी आरोही तो एक कमरे में कोने में बैठी थी। जब उसको पूरे घर में आरोही कहीं नहीं दिखाई दी तो वो भी अब घबराने लगा था। वो लगातार आरोही को आवाजें भी दे रहा था, लेकिन उसको एक भी आवाज का जवाब नहीं मिला। वो भागता हुआ बाहर दरवाजे की तरफ गया। वो देखना चाहता था कि लाइट उनके घर पर खराब थी या पूरे मोहल्ले की खराब थी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा मोहल्ले में तो लाइट है, एक अकेला उनका घर है जहां पर लाइट नहीं। वो तुरंत समझ गया कि कोई ना कोई तो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिससे मेन स्विच से लाइट कट गई। वो जल्दी से मेन सप्लाई एरिया में गया और उसने देखा कि मेन स्विच तो ट्रिप कर गई है। कार्तिक ने जल्दी से स्विच ऊपर उठाई और देखा पूरे घर में लाइट वापस आ गई। लेकिन उसकी परेशानी तो अभी भी बाकी थी। उसको आरोही अभी भी कहीं नहीं दिखाई दी थी। वहीं लाइट आते ही पूरे घर में रोशनी हुई तो आरोही को भी थोड़ी राहत मिल गई। कार्तिक की आवाज वो पहले ही सुन ली थी, लेकिन वो शांत थी कि कार्तिक घर पर तो आ गया है, लेकिन उसके साथ अभी भी जो कुछ हुआ था उसके मन में अभी भी घबराहट नहीं जा रही थी। तभी कार्तिक आवाज लगाता हुआ दोबारा से कमरे में आया और इस बार कमरे में रोशनी होते ही उसकी उसने आरोही को दिखाई ले लिया था। भागते हुए आरोही के पास जाने लगा। उसने आरोही के पास जाते हुए कहा, आरोही, आरोही, क्या तुम ठीक हो? वो उसके पास जा ही रहा था, लेकिन आरोही ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। आरोही ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पीछे हट जाओ, दूर हट जाओ मुझसे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कार्तिक को गुस्से में बोल रही थी। उसने सिसकियां लेते हुए आगे कहा, तुम पर किसी चीज का असर नहीं होता, तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं किसी दिन तुम्हें फोन करते करते मर भी जाऊंगी तो तुम फोन मत उठाना। तभी कार्तिक ने उसका गुस्सा और नाराजगी देखते हुए उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे आरोही, क्या तुम डर गई हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, आरोही ने ही बीच में उसको डांटते हुए फिर कहा, हाँ हाँ, मैं डर गई थी। अरे, मैं इंसान ही तो हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे पास हो। फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा फोन?
वहीं कार्तिक उसका गुस्सा देखकर आगे से कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने बस हकलाते हुए इतना ही कहा, सॉरी आरोही। आरोही उसको सॉरी सुनकर सिर हिलाते हुए चिल्लाते हुए आगे बोली, मैं कुछ भी करूं तुम पर कोई असर नहीं। मैं जानती हूँ कार्तिक, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो और ये शादी भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, लेकिन कम से कम अब शादी हो गई है तो तुम्हें थोड़ी तो चिंता करनी चाहिए ना। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि मैं घर पर अकेली हूँ और मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल की, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि घर पर आए? और आज तो घर पर कोई है भी नहीं। आरोही बहुत ज्यादा भावुक हो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। उसके जितने में दिल में भड़ास थी वो आज कार्तिक पर निकालना चाहती थी। उसने झुंझुनाते हुए आगे कहा, और जब जब 7 फेरे लिए थे तब तो कहा था कि तुम साथ निभाओगे, और मैं तुम्हारी दोस्त नहीं तुम्हारी बीवी हूँ। आरोही मेहता नहीं, अब आरोही कपूर बन गई हूँ। तुम तुम अब ऐसा कैसे कर सकते हो कार्तिक? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? तभी कार्तिक उसके पास आने लगा। उसने हाथ अपने हाथों में लेकर उसको शांत करवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरोही ने उसके हाथ झटक दिए और ज्यादा सिसकियां बढ़ते हुए रोते हुए फिर कहा, मेरा भी दिल चाहता है। ये कहते हुए उसका दिल और भी भर आया। उसने एक और गहरी सांस ली और दोबारा से बोलना शुरू करते हुए कहा, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल रखे, मेरे लिए कुछ लेकर आए, मुझसे प्यार करे, मेरे लिए कमा कर लेकर आए। कुछ नहीं करते तुम, कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि हर कोई तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हारी झूठी तारीफ मुझे करनी ही ना पड़े। वहीं कार्तिक चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आरोही को चुप करवाए। उसने आरोही के पास जाकर उसको गले लगाने की कोशिश की और आरोही ने रोते रोते सिसकियां लेते हुए फिर आगे कहा, मुझे बुरा लगता है कार्तिक जब लोग तुझे लूजर कहते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें आवारा समझे। तभी कार्तिक ने एक बार उसके पास आने की कोशिश की, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवाना चाहा, लेकिन आरोही अभी भी गुस्से में थी। उसने फिर कहा, कार्तिक तुम दूर हट जाओ। मैं पूरा दिन तुम्हारा फ्यूचर सोचती हूँ, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। मैं समझ नहीं पा रही कि अब मैं तुम्हारा क्या करूं। कई बार तो मन में आता है कि क्यों ना हम अलग ही हो जाएं, अगर तुम इस बात को सीरियस ही नहीं ले रहे हो तो। ये सुनकर कार्तिक को भी बड़ा ही अचंभा हो गया था कि आज ये आरोही कैसी बातें कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कहीं आरोही के मन में तलाक की बातें आई है तो वो आगे तो बात नहीं बढ़ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी लव हैकर के साथ। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।